हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हाँ, जानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर ठीक ही हो गए। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज पढ़ते हैं हम लोग इसके क्या नाम था चैप्टर का। हाँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नाम के चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे तुम बहुत कम वीडियोज़ हैं इस पर, हो सकता है तुम्हें मेरी वीडियो भी नहीं बहुत मुश्किल से मिली हो, बट या आज हम लोग इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसमें वीडियो नहीं बनाई। और हाँ, तुम लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए, क्योंकि चैप्टर ना पिछले टाइम में था नहीं, इसलिए लोग ज़्यादातर बना नहीं पाए इस वीडियो। बट या मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को तुम्हारी फिक्र है भाई, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। एक मिनट, ये क्या हो गया सॉरी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब हमें तो नहीं पता क्या इंप्रूवमेंट किया, बट या चलो देखते हैं। So, food supplies protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and all of which we are required for our body development, growth and health. हाँ, ये बात तो सच है कि फूड हमें सब कुछ सप्लाई करता है ना। यहाँ पर इन लोगों ने फूड भी बना रखा है, आधा वेजिटेरियन के लिए, आधा नॉन वेजिटेरियन के लिए। अब मेरे को नहीं पता इन लोगों ने इतनी डाइवर्सिफिकेशन क्यों की है, बट या इट्स देयर। तो या डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब हर एक क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर, photo periods for their growth and completion of their life cycle। बेसिकली हर एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए सबसे पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी चाहिए, उसके बाद उनको टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए, उसके बाद उनको फोटो पीरियड्स भी अच्छे चाहिए। फोटो पीरियड्स बेसिकली वही टाइम होता है, इसके यहाँ लिखा हुआ है फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। जितनी भी सनलाइट जितना भी वो टाइम होता है जब उन पर सनलाइट पड़ती है उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं बेसिकली। हाँ, तो उनको सबसे पहले तो अच्छा क्लाइमेट चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि भाई अगर वो लोग हैं सर्दियों की क्रॉप और उन्हें तुम लोग जाके डेजर्ट में उगाओगे तो उगेंगी वो? क्यों उगेंगी? जब उनको वहाँ पर सर्दी चाहिए तो तुम उनको धूप में जाके कैसे खड़ा करा दो। अब तुम लोगों को यहाँ मान लो तुम लोगों को अब सऊदी अरेबिया में रहने क्या जाता है, तो तुम्हें अगर कोई अंटार्कटिका में भेज देगा, तुम लोग तो वहाँ जम के बर्फ बन जाओगे, है ना। तुम लोग को तो आदत नहीं उस क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो बेसिकली क्रॉप्स के साथ भी यही होता है। ये समझ आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी सेम ही है। अगर उस जगह पे उसको ठंडी चाहिए, वही वाला हो गई पूरी बात। मैं बेसिकली इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला वापस। आ गया था फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स बेसिकली क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ज़रूरत। तो अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? सब जानते हैं कि वह पूरा ग्रो नहीं हो पाएगा। इट वोंट डेवलप एंड हेंस वो मर गया। अगर मर गया तो फिर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, और जब लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो बेसिकली हम जानते हैं क्या होगा। हम वो प्लांट तो फिर वो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रदान नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। फोटो पीरियड्स हमने पढ़ लिया। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर डिपेंडेड ऑन सनलाइट। हमें पता है क्यों है ये, हम 5th से पढ़ते आ रहे हैं, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। आगे आता है सक्सेसफुल क्रॉप्स प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो अभी तुम लोग सोच लो कि हम लोग क्रॉप्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आगे पिछली बार पढ़ा था कि फूड हमें क्या क्या देता है। अब उन फूड को जब फूड ग्रो करता है तो उसको हम क्रॉप ही कहते हैं ना। उसको ग्रो करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड की रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूव होने से पहले पता चलेगा हमें वो है क्या है के बाद पता चलेगा हमें वो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है, वगैरह 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 वगैरह। आगे चलते हैं। सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंडेड अपॉन, क्या क्या चीज़ें जिस पे डिपेंड करता है ये। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे क्रॉप ग्रो करती है और डेवलप करती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इनका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे हम उनको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, तभी पता चलेगा ना। कुछ फैक्टर्स होते हैं भाई इसके, इसलिए हमें इनको पता करना ही पड़ेगा। इस पूरे को याद कर लेना ताकि अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हें पता हो, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, क्लाइमेट, वाटर ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। बेसिकली हमें उनके इफेक्ट पता करने होंगे, किनके? न्यूट्रिएंट, क्लाइमेट, वाटर। क्यों पता करने होंगे? ताकि हमें पता चले इनका ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बेसिकली यही है इसकी बात। आगे आता है मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स।
बेसिकली हमें इनकी मॉडिफिकेशन के बारे में जानना होगा, मैनेजमेंट के बारे में जानना होगा, ताकि हम लोग इनकी यील्ड को इंक्रीज़ कर सकें। अब आगे आते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन क्रॉप की यील्ड का मतलब उसकी पूरी उपज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। बेसिकली हमें पहले जानना होगा कि किन किन टाइप की क्रॉप्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ हमें 2 टाइप की क्रॉप्स के बारे में बता रखा है। बेसिकली एक है खारीफ क्रॉप, एक है राबी क्रॉप। इन्होंने बीच के क्रॉप के बारे में नहीं बता रखा, ठीक है। खारीफ क्रॉप का मतलब वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगती है। बेसिकली वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगती है। अब इसका मतलब ये मत समझना तुम लोग कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्रॉम जून टू अक्टूबर, तुम लोग इसका मतलब पूरा यही मत समझना, क्योंकि तुम लोग जानते हो इंडिया कितना वास्ट नेशन है, इतना बड़ा है ना। इसमें इधर जो सीज़न चल रहा होता है वो यहाँ नहीं चल रहा होता उस टाइम पे बेसिकली। तो यहाँ पर हमें बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बता रखा है कि नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा पीरियड चलता है। ये कहीं और अलग हो सकता है, तो तुम लोग बेसिकली इस पर ध्यान मत देना अगर तुम लोग किसी सदर्न एरिया से देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। जो भी क्रॉप को रेनी सीजन में उगाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? द खारीफ क्रॉप्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको? खारीफ क्रॉप्स। अब खारीफ क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रेनी सीजन को उस टाइम खारीफ सीजन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर खारीफ क्रॉप्स उगती हैं, इसलिए सीजन को खारीफ सीजन भी कहा जाता है। और ये सीजन कब से कब तक होता है? फ्रॉम जून टू अक्टूबर। फ्रॉम जून टू अक्टूबर। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है इसके पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खारीफ क्रॉप्स। बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं। तुम्हारे लिए मेन कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? पैडी मतलब राइस जब क्रॉप्स के फॉर्म में होता है तब उसको पैडी कहते हैं। सोयाबीन, मेज, कॉटन, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोगों के फुल मार्क्स आए, ठीक है। इसमें तुम्हारा दोस्त हूँ यार, क्यों नहीं चाहूँगा मैं, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में जो क्रॉप उगाई गई उनको हम कहने कह दिया राबी क्रॉप्स। बेसिकली इंसानों को ना बस नाम देना आता है, तो इन दोनों ने नाम दे दिया। जो भी नवंबर से अप्रैल के सीजन में उगती हैं, जहाँ पर उस टाइम बेसिकली ठंड होती है, तो विंटर सीजन में कह सकते हैं हम लोग, उनको हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। राबी सीजन में उगती है, राबी क्रॉप्स इनको कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके? वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड आर लिस्टेड एंड लिनसीड्स आर राबी क्रॉप्स। लिनसीड्स को तुम लोग रहने दो, ये बेकार नाम है, इससे तुम्हें पूछा में जाएगा। तुम्हें बेसिकली वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड याद रखने, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है ना, तो इनके नाम तुम्हें बताए जाते हैं, ठीक है। आगे आता है हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए? हम जानते हैं कि हर एक क्रॉप की अपनी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे कि हर इंसान की अपनी अलग अलग वैरायटी होती है, वैसे ही हर एक क्रॉप की भी अपनी अलग अलग वैरायटी होती है। बेसिकली तुम लोग इसको ना हम ह्यूमन के साथ कंपेयर करके देखो। हाँ, तो अब कैसे हम लोग इनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? इट कैन बी डन ईदर बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। बेसिकली इनमें हाइब्रिडाइजेशन और एक नया जीन इंट्रोड्यूस करके हो सकता है। हम इनको बेसिकली अब हम लोग इनको देखेंगे ज़्यादा अच्छे से, इनको डिटेल में समझते हैं ताकि तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization refers to crossing between genetics dissimilar plants. बेसिकली जब भी बेसिकली अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टोरी की फॉर्म में बताता हूँ इसको। जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम आया था ना, उस टाइम में हर एक साइंटिस्ट अपना अलग अलग मेथड ढूंढ रहा था कि हाँ कैसे हम लोग क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं वगैरह वगैरह, अपनी चीज़ें देख रहे थे। तो उनको एक मेथड मिला जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। इनमें ये लोग जो हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोग इसमें क्या देखते हो? हाइब्रिडाइजेशन है ना। आइजेशन तो हम लोग सब लोग जानते हैं, बेसिकली ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स के पीछे होता ही है। हम हाइब्रिड पे फोकस करते हैं। हाइब्रिड का मतलब कि बहुत अच्छी ब्रीड का, बेसिकली कुत्तों के मामले में लेके तो हाइब्रिड है ये चीज़ हाइब्रिड है, ऐसे हर जगह बोलते हैं, तो बेसिकली अच्छी ब्रीड का। तो इस ब्रीड का मतलब होता है कि इन लोगों ने क्या किया है कि दो अलग अलग सीड्स को बीच में से काट के जोड़ दिया है, और उन दोनों के जीन्स मिल के अलग अलग काम करते हैं, मतलब कि अलग अलग वेराइटीज़ देते हैं उनको। बेसिकली मान लो कि 2 सीड्स हैं, लाइक तुम्हारे पास एक है वीट की, मतलब कि एक ही जीन का। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि तुम्हारे एक ही जीन के, मतलब कि एक ही वैरायटी, एक ही चीज़ के 2 वैराइटीज़ है तुम्हारे पास, है ना। इस वाली वैरायटी की खासियत है कि ये ज़्यादा देर तक, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देता है। इस वीट की वैरायटी है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो
आंसर निकलेगा उनमें इन दोनों की वैरायटी होगी। तो बस बेसिकली इसमें यही काम किया जाता है। बेसिकली तुम एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ लो ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। बेसिकली जो अलग अलग जिनकी स्पेसिफिकेशन सिमिलर नहीं होती, डिसिमिलर प्लांट्स का क्रॉसिंग, मतलब कि इसकी चीज़ को यहाँ भेज देना, इसकी चीज़ को यहाँ भेज देना, और बीच में जो चीज़ आएगी वो उसके पास ये चारों चीज़ें होंगी। तो बेसिकली यही बताया गया है हमें। द क्रॉसिंग में भी इंटरवेट्रियल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़। अब ये अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में हो सकता है, लाइक मतलब कि स्पीशीज़ एक ही है, मतलब कि दोनों है तो वीट के सीड्स ही, बट ये ब्राउन कलर का है या रेड कलर का है, तो बेसिकली ये हो सकता है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द सेम जीनीज। अब बेसिकली ये वेराइटीज़ है, ये स्पीशीज़ है, मतलब कि है तो ये उसी चीज़ का, लाइक तुम लोग कह सकते हो कि ये वीट है ना, इसकी कुछ और जीन है, इसकी कुछ और जीन है, लाइक जीन्स भी अलग अलग होते हैं ना, फिर जीन्स के अंदर वैरायटी आती है। तुम लोग इस बात को अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। सबसे ऊपर आता है तुम्हारी जेनरा के नीचे आता है तुम्हारा स्पीशीज़ के नीचे आता है वैरायटी, वैरायटी, और वैरायटी के नीचे कुछ नहीं आता बेसिकली यहाँ तो यही लिख रखा है ना। हाँ, तो अब सब लोग जेनरा मान सकते हो कि एक टाइप का, लाइक जैसे कि एनिमल्स ले लो, ठीक है। एनिमल्स सारे होते तो हम एनिमल्स और बर्ड्स को अलग अलग लेते हैं, तो एनिमल एक वैरायटी में आ गए और बर्ड्स एक वैरायटी में आ गई, ठीक है। अब एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। स्पीशीज़ कैसी होती है बी, लाइक उनकी स्पीशीज़ अलग अलग होने का मतलब है बेसिकली कि ये लॉयन की स्पीशीज़ है, ये तुम्हारी टाइगर की स्पीशीज़ है, अलग अलग तो है ना। और वेराइटीज़ का मतलब, अब ये लॉयन है तो इसकी भी अलग अलग है, लाइक बंगाल की टाइगर है, मान लो ये बंगाल टाइगर ये है, ये पर्शियन टाइगर है, ये अटलांटिक टाइगर है, बेसिकली अलग अलग स्पीशीज़ इनकी हो गई। तुम एनिमल के बेसिकली एग्जांपल लेके इनको समझ सकते हो। सेम प्लांट्स के साथ है, मान लो है तो ये लोग सारे ग्राम के ही, मतलब कि पल्सेस के अंदर आते हैं, मान लो, है ना। अब पल्सेस के अंदर अलग अलग जीन्स की जो क्या बताया हुआ मैं स्पीशीज़ आ गई। अब मैं भी बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, पता नहीं क्यों, बट या मेरे को पहले क्लियर था ये सब कुछ, मैं तुम्हें क्लियर करवा रहा हूँ। इनके अंदर आ गई अलग अलग स्पीशीज़। पहले के अंदर आ गई तुम्हारे पास, मान लेते हैं हम लोग ग्राम के अंदर ही फिलहाल वीट आ रही है। हाँ, आती नहीं है, तुम लोग भी जानते हैं, बट मैं तुम्हें उल्लू बनाने के लिए सब कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ गई राइस, है ना। अब वीट के अंदर भी अलग अलग वेराइटी होगी, लाइक ये रेड वीट है ना, और ये ब्राउन वीट है ना। तो बस ऐसे ही होगा तुम्हारा सारी स्पीशीज़ वगैरह वगैरह। तो अब तुम लोग समझ गए हो क्या किस बारे में बात हो रही है, और जेनरा का मतलब तुम समझ गए हो कि क्या ये कहना चाहते हैं, लाइक इंटरजेनरिक, है ना। तुम लोगों को ये नाम याद रखना ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके। आगे आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, दिस प्रोवाइड्स द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में ना एक प्रॉब्लम होती है कि तुम लोग दो क्रॉप्स को मिला दिया, मान लो इसके पास एक कमी है और इसके पास भी वही कमी है, तो बेसिकली दोनों को यहाँ पर कमियाँ भी प्लस होंगी, फ़ायदे तो प्लस होंगे ही। फ़ायदे ये हैं, ये वाला फ़ायदा है, ये वाला कमी है ना। तो कमी भी प्लस होगी, फ़ायदे भी प्लस होंगे। तो तुम लोग कह सकते हो कि अगर इनमें से एक के पास जल्दी उगने का फ़ायदा था और एक के पास जल्दी ना उगने का फ़ायदा, तो बेसिकली ये पूरा मीडियम बन जाएगा आके, ठीक है। नई जो होगी वो मीडियम होगी, ठीक है। बेसिकली ऐसा सब कुछ होता है। आगे आता है जीन के हिसाब से देखें तो उसमें पूरी सारी चीज़ें नहीं ऐड की जाती, इसमें बस एक सीड के अंदर कोई एक स्पेशल चीज़ को ऐड कर दिया जाता है। जीन बेसिकली तुम लोग जानते हो डीएनए का एक छोटा सा फॉर्म होता है जीन तुम्हारा, तो फिर उसको बस तुम्हारी एक चीज़ ऐड कर दी जाती है और पूरी अलग अलग सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज ऐड नहीं होती। आगे आता है हमारे पास कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड टू वेदर। अब इनका रिलेशन वेदर के साथ भी होता है, सॉइल क्वालिटी के साथ भी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के साथ भी होता है। सिंस वेदर कंडीशंस आर सच एज ड्रॉट एंड फ्लड, अब हमारे पास वेदर कंडीशंस में ड्रॉट भी आती है, फ्लड भी आती है, फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल।
अब बेसिकली ये दोनों चीज़ें ना अनप्रिडिक्टेबल हैं। कोई नहीं कह सकता कि हाँ भाई अभी मैं भविष्यवाणी करता हूँ 2 मिनट बाद फ्लड आ जाएगी, वो भी ऐसे आएगी कि इनविजिबल फ्लड आएगी, इसको दिखेगी भी नहीं, है ना, वैसा तो नहीं कह सकते, है ना। वेराइटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल। अब वो वेराइटीज़ जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में होती है, मतलब कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वो यूजफुल भी होती है। मतलब कि वैरायटीज़ को भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होते हैं। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है, अलग अलग, मान लो कि एक चीज़ की अलग वैरायटी, एक चीज़ की अलग वैरायटी है, तो ये इनके अंदर एवोल्यूशन के कारण ही है। अब मैं तुम्हें हिस्ट्री के तौर पे इसको समझाता हूँ। इन लोगों ने समझा रखा है कि वैरायटी, अलग अलग वैरायटी को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें असलियत बताता हूँ। असलियत ये है कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगने के कारण ही उनकी वैरायटी चेंज हुई है, क्योंकि एक जगह पर तो एवोल्यूशन हुई है लेकिन एक जगह पर नहीं हुई है, फिर दोनों जगह हुई है लेकिन एक जगह पे सही चीज़ की हुई है, एक जगह पे गलत चीज़ की, या फिर एक जगह पर इस चीज़ की एवोल्यूशन हुई है तो एक जगह पर इस चीज़ की। जैसे कि तुम लोग, हमें इंसानों की हिस्ट्री देख लो, आए तो हम लोग बंदर से ही थे, है ना, आए तो हम लोग बंदर से ही थे। अब बंदर की पहचान के लिए इसके पास मैं एक पूंछ बना देता हूँ, है ना। तो आए तो हम सब लोग एक बंदर से ही थे, लेकिन कुछ बंदर अब भी बंदर ही रह गए और हम होमोसेपियंस जो बेसिकली ज़मीन पर आ चुके थे वो बन गए इंसान, कि हमें पूंछ की ज़रूरत है तो अब हमारे पास पूंछ नहीं है। तो बेसिकली ये एवोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है पूरा सब कुछ, क्योंकि आज तक सृष्टि में जो भी चीज़ आई है सबकी एवोल्यूशन हुई है। हाँ ये बात अलग है कोई बर्फ़ में तब की जमी हो तो आई कैंट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। आगे आता है हमारे पास द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लिए वेराइटी इम्प्रूवमेंट की जाती है, मतलब कि इन किन फ़ायदों के लिए वेराइटी को इम्प्रूव किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले आता है हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब कि 1 एकड़ ज़मीन में पहले अगर 100 ग्राम चीज़ उगती थी तो अब उसके अंदर 110 ग्राम उग रही है ना। तो इसमें हाई यील्ड हो गई, मतलब कि इसके पास पहले कम था अब ज़्यादा आ गया, पहले उपज कम थी अब ज़्यादा आ गई। बेसिकली यही कहना चाहते हैं ये लोग। आगे आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब वैसे मैंने आपको बताया कि कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और क्वालिटी के इम्प्रूव होने से क्या होगा, बेसिकली उसका पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो फ़ायदा बनेगा, फ़ायदा बनेगा तो और क्या, फार्मर कुछ हम कुछ सब कुछ, है ना। अब उनके अगर फ़ायदा उनको मिलेगा और कि अगर प्लांट्स को मिलेगा तो उनको खाने पे हमें भी तो फ़ायदा मिलेगा ही ना। तो बोले तो सब खुश, है ना। आगे देखते हैं हम लोग बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसमें हमें बताया गया रेजिस्टेंस फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ को रेजिस्ट करना, मतलब कि अपने ऊपर नहीं आने देना। अब प्लांट्स के पास भी लाइक हम ह्यूमंस की तरह प्लांट्स के पास भी कई वायरसेस से लड़ने की क्षमता होती है। जैसे एक ह्यूमन के पास एंटीबॉडीज़ बनाता है ना ह्यूमन का शरीर एक, है ना, तो बस उसी तरह प्लांट में भी कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब मैं इस प्लांट को कैसे बनाऊँ, है ऐसे ऐसे, हाँ ये ज़मीन है, ये प्लांट है, इस पर पत्ता बना दो हाँ सबसे अच्छा तरीका है ना। इन प्लांट के पास भी एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब बेसिकली मेरे से यहाँ ड्राइंग नहीं हो रही, हाँ अब इन प्लांट्स के पास भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ों को तो रेजिस्ट कर देते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये रेजिस्ट नहीं कर पाते और वो इनके ऊपर हमला कर देती हैं, जिसके कारण बेचारे प्लांट्स सब उदास हो जाते हैं, है ना। तो अब जब हम लोग एक चीज़ की रेजिस्टेंस दूसरी चीज़ के अंदर डालेंगे, लाइक इसका रेजिस्टेंट जीन हमने इसके अंदर डाल दिया तो ये तो उस चीज़ से भी रेजिस्टेंट हो गया, तो फिर अब फ़ायदा नहीं हुआ, यस फ़ायदा हुआ। अब ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों में मिलती है, बायोटिक एंड अबायोटिक। इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा था, मैं बता देता हूँ। बायोटिक मतलब वो जो ज़िंदा है, बायोटिक मतलब वो जो ज़िंदा है, और अबायोटिक मतलब वो जो ज़िंदा नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब बायोटिक से तो हम समझ गए बायोटिक रेजिस्टेंस को किस चीज़ से चाहिए, बायोटिक रेजिस्टेंस चाहिए इनको इंसेक्ट से, वही कॉकरोच चूहे वगैरह जो उनको ख़राब करते रहते हैं हमारे प्लांट्स को। और अबायोटिक रेजिस्टेंस इनको बेसिकली चाहिए रस्ट से। अब तुम लोग बोलोगे भाई रस्ट तो सिर्फ आयरन पे लगती है, बट नहीं यार, क्रॉप पे भी रस्ट लगती है। अब तुम लोग अगर तुम फार्मिंग से एसोसिएटेड होगे तो पता होगा, लाइक उनके ऊपर कभी कभी प्लांट के ऊपर बीच बीच में ना फटने लग जाता है प्लांट। बेसिकली अगर ये लीफ है ना तो लीफ में से यहाँ पे ऐसे छेद होने लग जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा। अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें तो, या मेरे पास अभी ब्राउन कलर बन नहीं पाएगा दिखता हूँ, हाँ ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, है ना। बाकी सारा तो ग्रीन होगा बट या बीच बीच वाला ब्राउन होगा। तो बेसिकली ये बहुत बुरा सा लगता है ना, उनको भी रस्टिंग लगने लग जाती है
है ना। तो बेसिकली इसको हम अबायोटिक में काउंट करते हैं। अब आता है चेंजेस इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। ये क्या हो गया यार, मेरे को लाल कलर पसंद है, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, गलत बात नहीं है तो कलर ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। अब चेंज क्या होता है मेच्योरिटी ड्यूरेशन में, अगर हम देखें तो तुम लोग देखो कि एक मान लो एक प्लांट को, मान लो ये प्लांट है ना, इसका प्लांट की शेप भी पी जैसी है ना। इसको उगने में पहले लगते थे 6 महीने, 6 महीने, है ना। और अगले साल लगे इसको उगने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, है ना। तो तुम लोग बताओ कि 6 महीने ज़्यादा कम टाइम है या 2 महीने? सब ऑफकोर्स 2 महीने कम टाइम है ना। अब एक प्लांट को उगने में 6 महीने लग रहे हैं, एक प्लांट को उगने में 2 महीने लग रहे हैं, तो एक साल में इसको उगा सकते हैं हम लोग 2 बार और इसको उगा सकते हैं हम लोग 6 बार। और अगर ये 6 बार उग रहा है तो ऑफकोर्स इसका प्रॉफिट भी 6 गुना आएगा, और अगर 6 गुना प्रॉफिट तो पैसा ही पैसा ना बाबू, है ना। तो पैसा तो मिलेगा, फार्मर्स खुश हो जाएंगे इससे, और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा खाना हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि कैसे हम लोगों को तंग किया जा रहा है प्लांट्स के द्वारा कि हाँ हम खाना नहीं देंगे, और तुम लोगों के पास देखना, तुम लोग पॉपुलेशन इतनी बढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास खाना ही नहीं बचेगा बाद में खाने के लिए। तो बेसिकली यही सब कुछ आता है। नेक्स्ट प्रॉफिट होता है जो हमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि हमने अभी देखा था कि हर प्लांट को अपना अपना सीज़न चाहिए होता है। बेसिकली ये प्लांट है इसको समर चाहिए, है ना, ये प्लांट है इसको विंटर चाहिए। विंटर कैसे बनाऊँ मैं, चलो बारिश बना देता हूँ, है ना। इस प्लांट को बारिश चाहिए है ना, बारिश चाहिए इस प्लांट को। तो फिर अब कैसे करें, है ना। इसलिए अगर उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब कि किसी भी जगह को अडेप्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी, तो फिर वो लोग हर जगह पर ज़िंदा रह पाएंगे। और अगर वो हर कंडीशन में ज़िंदा रह सके तो क्रॉप के फेल होने का तो चांस ही नहीं। अगर क्रॉप फेल नहीं होगा तो हर बार फार्मर को प्रॉफिट होगा, और अगर फार्मर को प्रॉफिट होगा तो फार्मर खुश, है ना। फार्मर भैया खुश, और अगर फार्मर भैया खुश तो वो और उगाएंगे तो हम भी खुश। समझ गए ना। बेसिकली बस यही चीज़ है। आगे आता है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। अब बेसिकली अगर मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर desirable characters for fodder crops, while dwarfness is desirable for cereals so that fewer nutrients are consumed by these crops. अब तुम्हें मैं इसका मतलब समझाता हूँ। बेसिकली जिन लोगों ने सुन ली मेरी बात उनको समझ आ गया होगा, बट मैं समझाने के लिए हूँ तुम्हें जिनको समझ नहीं आया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे कि क्या क्या चाहिए होता है इसमें एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। बेसिकली इसका मतलब ये है कि प्लांट ज़्यादा लंबा होना चाहिए कि नहीं, उसके बाद प्लांट के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली इसमें यही है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा लंबा फॉडर क्रॉप होगा, फॉडर क्रॉप बेसिकली वही क्रॉप्स जो है फॉडर प्रोवाइड करते हैं, वो लंबे होंगे तो उसमें हमें फ़ायदा है। लेकिन अगर उसी की जगह अगर हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारे क्रॉप जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं वो अगर छोटे होंगे तो हमें फ़ायदा है। अब ऐसा क्यों? अब तुम लोग देखो ना, अब ये लोग अगर अपनी ग्रोथ में एनरिचमेंट नहीं करेंगे, मतलब कि अगर अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इनके न्यूट्रिएंट्स कम यूज़ होंगे। अगर न्यूट्रिएंट कम यूज़ होंगे तो ये उसको किस में डाल देंगे, हमारे वेजिटेबल्स में, और अगर ये हमारे वेजिटेबल्स में उन न्यूट्रिएंट्स को डाल देंगे तो फिर हमें भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसलिए क्रॉप्स बेसिकली छोटे होने चाहिए। और इसका एक और रीज़न्स है कि मान लो कि अगर क्रॉप लंबा हुआ और एक क्रॉप छोटा हुआ, मान लो बहुत तेज़ आंधी तूफान आई, है ना, तो पहले कौन सा क्रॉप टूटेगा? बेसिकली ये वाला, क्योंकि इसकी ग्रेविटी एक तो इसको नीचे खींच रही है और ऊपर से इसकी स्टेबिलिटी भी इतनी नहीं, क्योंकि ये लंबा होगा, इसलिए बड़े वाले के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ताकि क्रॉप बच भी सके इसलिए ड्रॉफनेस, मतलब कि इनके छोटे छोटे होने पे ध्यान दिया जाता है। आगे आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब इनकी प्रोडक्शन हो रही है तो इनको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। अब हम लोग देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। अब प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पहले जान लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। अब इनको हवा से भी मिलता है,
इनको वाटर से भी मिलता है, और जिस ज़मीन पे ये लोग रह रहे हैं ना, इनसे भी इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एयर से मिलता है इनको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर से मिलता है इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर तो बेसिकली H2O है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। और सॉइल से इनको मिलता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माने तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, और भी हमारे पास यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है, और हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मोलोब्लिडियम एंड क्लोरीन भी है। अब बेसिकली जो मैंने बाद में बताया है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इनको याद कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये पूछ जा सकता है तुमसे, ठीक है। आगे आता है मेन्योर। अब मेन्योर में बेसिकली क्या क्या आता है हम लोग देख लेते हैं। मेन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. Manure helps in enriching the soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. On the basis of kind of biological waste used to make manure, it is been classified into 3 types. Manure basically क्या है? Manure basically है जब plant waste और animal waste decompose हो जाता है soil में, तो बेसिकली वो उनमें न्यूट्रिएंट्स डाल देता है। क्या डाल देता है? न्यूट्रिएंट्स। तो अब वो न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मैन्योर। क्या कहते हैं हम लोग उसको? मैन्योर। बोले तो MANURE, मैन्योर। मैन्योर है हमारे पास 3 टाइप्स की। कौन कौन सी देखते हैं? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। Compost. It can be prepared by farm waste materials such as livestock, excreta, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. These materials are decomposed in pits, and its process of decomposition it's also composting. This compost is rich in organic matter and nutrients. अब मैं तुम्हें इस अंग्रेजी का मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसमें बेसिकली आता है काउ डंग, वेजिटेबल का वेस्ट, जो हमारी मम्मियाँ वेजिटेबल का वेस्ट निकालती हैं उसको, एनिमल रिफ्यूज़, मतलब कि जो एनिमल ने रिफ्यूज़ क्या है ये भाई मैं भी नहीं जानता, बेसिकली मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग गूगल में सर्च करो ताकि तुम लोगों को कुछ याद रहे कि हाँ हमने ये सर्च किया था तो हमें याद है ये। आगे आता है डोमेस्टिक वेस्ट, जो डोमेस्टिक चोर्स का हमारा वेस्ट निकलता है। सीवेज वेस्ट, सीवेज वेस्ट का मतलब जो भी हमारा बेकार का वेस्ट निकलता है। स्ट्रॉ से मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अपनी वो जूस की बोतल वाली स्ट्रॉ दे दो, माज़ा वाली नहीं, वो वाली स्ट्रॉ नहीं। बेसिकली जो बेसिकली क्या कह सकते हैं, मैं इनको क्या बताऊँ तुम्हें, हाँ जो छोटी छोटी डंडियाँ नहीं एकदम पतली पतली सी, बोले तो मैं तुम्हें पतली पतली सी बना के दिखाता हूँ एकदम। हाँ ये इतनी पतली, हाँ इतनी पतली, ठीक है इतनी पतली दिख रही है, इतनी पतली, हाँ इतनी पतली पतली जो डंडी आती है ना, हाँ वो वाली तुम्हारे साइज के हिसाब से इतनी पतली निकालना, ठीक है। हाँ तो आगे आता है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं है, तो इसमें बस झोल है एक कि ये है तो वही कंपोस्ट है। अरे यार इसको मोटा करना पड़ेगा, फिर से इस छोटे को मोटा करना पड़ेगा। हाँ तो यही तुम्हारी वर्मी कंपोस्ट, ये जो कंपोस्ट है ना, इसको तुम लोग तेज़ी से करने के लिए इसके अंदर बस वॉर्म्स डाल दो, कीड़े जो तुम लोग कहते हो ना केंचुए, है ना। अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा मेरी लैंग्वेज वाला केंचुआ, तो तुम लोग गूगल में सर्च कर लेना, तुम्हें अच्छे से फोटो दिख जाएगी उनकी। और बेसिकली जो रेड कलर वाले केंचुए होते हैं ना, रेड वॉर्म्स, है ना, उनको यूज़ किया जाता है इसके लिए, ताकि वो अंदर घुस के मिट्टी के उसको थोड़ा सा उसके अंदर एयर डालें। एयर डालने से क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगी तो इनके थोड़ा एक्सक्रीट्रा भी डल जाता है उसमें, और इसी के कारण कंपोस्ट जल्दी बन जाती है। आगे आता है ग्रीन मैन्योर। Prior to the sowing of crop seeds, some plants like sun hemp or gur are grown and mulched by plugging them into the soil. These green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि इसमें बेसिकली कुछ स्पेशल प्लांट्स लाइक सन हेम्प एंड ग्वार बेसिकली ग्वार है ये, है ना, इनको पहले उगाया जाता है, फिर इनको ज़मीन के अंदर
तोप दिया जाता है ताकि ज़मीन के अंदर इनको डाल दिया जाता है, जिससे होता है ये कि ये हमारी सॉइल के अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को डाल देते हैं, जिस न्यूट्रिएंट्स के कारण हमारी सॉइल भी खुश हो जाती है। सॉइल खुश तो फार्मर खुश, आगे मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या खुश, ठीक है, बार बार बताया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। और इसमें क्या क्या यूज़ आता है, हमारे पास फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी आता है अब इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर बेसिकली मैन्योर में नहीं आता, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली ये वो न्यूट्रिएंट्स है जिनको फैक्ट्री में उगाया जाता है, उनकी फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ तुम्हें हंसाने के लिए। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। बेसिकली ये 3 टाइप की होती हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। पी होता है फोस्फोरस के लिए, बेसिकली पोटेशियम के लिए क्या होता है, हाँ। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेबल ग्रोथ। अब बेसिकली तो हम जानते हैं फर्टिलाइजर का क्या काम है, 5th से पढ़ते आ रहे हैं कितना बेकार होता है फर्टिलाइजर हमारे प्लांट्स के लिए, भाई इतना तो रट्टे बज गए क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो बेसिकली ये ग्रोथ किस में करता है, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स में, हम लोग जानते हैं। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स, बेसिकली हेल्दी प्लांट्स को राइज देता है। फर्टिलाइजर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। हाई कॉस्ट फार्मिंग में बहुत अच्छा हमें देता है उपज। बेसिकली हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसके नुकसान नफ़ा भी लिखे होंगे, तुम लोग पढ़ लेना, मैंने तो रेफरेंस बुक से पढ़ रखा है सब कुछ, तो या तुम लोग पढ़ लेना एक बार ध्यान से। और आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजर कितने नुकसानदायक है, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग तरफ बढ़ गए हैं। इट इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विच मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल। बेसिकली बहुत कम यूज़ या तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं केमिकल का। फर्टिलाइज़र्स और हर्बिसाइड्स, मतलब कि जो हर्ब को निकालने वाले पेस्टिसाइड्स, उनको हर्बिसाइड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, एंड विद अ मैक्सिमम इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। बेसिकली इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर को ज़्यादा निकाला जाता है, रिसाइकल फार्म वेस्ट। तो तुम लोग जानते हो बेसिकली क्या क्या होता है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मेरे को नहीं बताने की ज़रूरत क्या क्या होता है इसमें, बस तुम लोग नाम याद रख लो। एक बायो फर्टिलाइजर्स जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं, लाइक नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेशली, कि बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं हमारे, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे आता है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स में। और हमारे पास आता है नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेसिफिकली जो आते हैं बायो पेस्टिसाइड्स में। बेसिकली मैंने तुम्हें बताया ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, जो हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं इरिगेशन सिस्टम में। हम लोग जानते हैं इरिगेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर इरिगेशन ही ढंग से नहीं होगी, इरिगेशन क्या होता है, प्लांट को पानी देने की प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। वाह कितना सुंदर प्रोसेस है ये, है ना। इरिगेशन बेसिकली यही होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम इंक्लूड, अब बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर देयर, सच एज वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। So wells, these are of 2 types, namely dug wells and tube wells. Basically dug wells हैं और tube wells है। dug wells basically तुम जानते हो क्या होता है, ये जो हमें क्या नाम था यार उस कार्टून का, क्या नाम था, हाँ छोटा भीम। हाँ छोटा भीम में तुम्हें एक कुआं दिखता था जिसके अंदर हर बच्चा जाके फंस जाता था बेसिकली, है ना। इस कुएं के अंदर, हाँ तो जो भी ऐसा वाला कुआं दिखे ना तुम्हें, ये तुम्हारा है डग वेल्स, जिनको खोदा जाता है और बेसिकली एक छेद से इनके अंदर पानी भरता रहता है ना। तो बेसिकली बोलते हैं डग वेल्स। ट्यूब, है ना। और आगे आते हैं हम लोग, ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीप क्या लिखा है, स्ट्राटा, है ना। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड अप बाय पम्प्स फॉर इरिगेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वाटर को पंप की मदद से ऊपर भेजा जाता है इरिगेशन के लिए। ग्राउंड वाटर को बेसिकली ज़मीन के अंदर से निकाल के ऊपर भेजा जाता है। तुम लोग कुछ और मत समझना, क्या समझ सकते हो वैसे। रिवर लिफ्ट सिस्टम इन एरियाज वेयर कैनल फ्लो इज इनसफिशिएंट। बेसिकली जहाँ कैनल ज़्यादा नहीं आते, कैनल क्या होते हैं, डैम से चिपके हुए कुछ ऐसी नालियाँ सी होती हैं जिनसे पानी जाता है हर एक गाँव में, तो उन वहाँ जहाँ कैनल ज़्यादा ना हो, और irregular due to inadequate reservoir release, the lift system is more rational. Basically यहाँ पे ज़्यादा अपनाया जाता है। Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in the areas of this rivers. Basically river lift system में क्या होता है कि जैसे कि तुमने देखा होगा कि कई जगहों पर कि ये रिवर है, यहाँ पर कुछ लोग पानी भरेंगे और जाके अपने खेतों में डाल देंगे, तो बेसिकली ये वही सिस्टम है। आगे आते हैं हमारे पास टैंक स्टोर करते हैं वाटर को, हम सब जानते हैं। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर्स। बेसिकली ये ज़मीन के अंदर खोदे हुए टैंक्स होते हैं, इनके अंदर थोड़ी देर के लिए वाटर को स्टोर किया जाता है।
इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज। बेसिकली ये छोटे छोटे एरियाज में होते हैं और इनके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। जब भी ज़रूरत होती है इनको निकाल के कहीं पर भी डाल दिया जाता है। बेसिकली इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हमारे फार्म्स में, ताकि फार्म में पानी डाल दिया जा सके जब पानी अवेलेबल ना हो। आगे आता है हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए? अब हम सब जानते हैं कि क्रॉप उगा रहे हैं तो उसका कोई पैटर्न भी होगा ना। तो बेसिकली हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं और ये क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं हर एक चीज़ में। लाइक हम लोग पहले देखते हैं मिक्स क्रॉपिंग को। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। बेसिकली एक ही पीस ऑफ लैंड, लाइक एक जगह है, इस पे अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, है ना। लाइक जैसे कि तुम लोगों ने क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने वीट उगा लिया, ग्राम उगा लिया, मस्टर्ड उगा लिया, ग्राउंडनट उगा लिया, सनफ्लावर उगा लिया। दिस रिड्यूस डिजीज रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। बेसिकली ये तुम लोग, एक ज़मीन है, इसमें तुमने कुछ नहीं करना है। इतने पार्ट में तुमने वीट उगा लेना है, इतने पार्ट में तुमने राइस उगा लेना है। राइस बेसिकली वीट और राइस एक साथ नहीं हो सकते, मैं अभी क्या क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, इतने में तुमने वीट उगा लेना है, इतने में तुमने मस्टर्ड उगा लेना है, इतने में तुमने ग्राउंडनट उगा लेना है, इतने में तुमने सनफ्लावर उगा लेना है। कि मान लो अगर एक में कीड़े लग भी जाएँ तो बाकी 3 बच ही रहें। अगर मान लो एक में झड़ भी जाए तो बाकी 3 बच ही रहें। और मान लो अगर 3 भी झड़ गई तो एक तो बची हुई, कुछ पैसा तो मिलेगा ना तुम्हें। एक सारे तो नहीं जाएंगे ना। आगे आता है इंटरक्रॉपिंग। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन डेफिनेट पैटर्न। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप। फॉर एग्जांपल सोयाबीन। बेसिकली इसमें यही होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि तुमने वीट को यहाँ उगाया, यहाँ दूसरे को उगाया, वीट को फिर से यहाँ उगाया, यहाँ दूसरे को उगाया, यहाँ फिर से वीट को उगाया। तो बेसिकली ये क्रॉप्स के बीच में इंटर क्रॉप को घुसेड़ दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। आगे आता है क्रॉप रोटेशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि तुम्हारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, पहले महीने तुमने पहले महीने कह रहा हूँ, मतलब कि खारीफ सीज़न में तुमने उगा लिया खारीफ क्रॉप, राबी सीज़न में तुमने यहीं पर उगा लिया राबी क्रॉप, और बीच का जो टाइम बचता है उसमें तुमने यहाँ पर मैन्योर घुसेड़ के तुमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट को फिर से जमा कर लिया। आगे आता है द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब हम सब लोग जानते हैं कि हम फूड तो डेयरी से ही मिलता है ना। तो उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन फूड की भी। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ फूड रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। बेसिकली एनिमल्स को हेल्दी लाइफ देने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स विच इज़ टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब वो पीरियड जब कोई भी गाय भैंस दूध देती है, उसको हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। आगे आता है हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। कैसे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट को कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास वीड्स। वीड्स बेसिकली क्या होते हैं? मान लो तुम लोग उगा रहे हो वीट, है ना, तुम लोग वीट उगा रहे हो अपने खेत में, है ना। हाँ, बीच बीच में कहीं घास उग गई, कहीं कोई अनजान सा जंगली पौधा उग गया। बेसिकली तुम लोग कहते हो ना कि हाँ भाई, हमने तो ये सब कुछ उगाया था, बीच में जंगली पौधे उग गए कहीं ना कहीं, है ना। तो उन जंगली पौधों को तुम लोग कहोगे वीट। अब ये बेसिकली कौन कौन से होते हैं, इनके नाम भी सुन लो कुछ तुम लोग। ज़ैंथम जिसको घोकरू कहा जाता है, पैरथियम जिसको गज्जर घास कहा जाता है, और पिनियस रोथर्नस जिसको हम मोठा कहते हैं। तो बेसिकली गांव में कहते हैं इनको ऐसा, अलग अलग रीजन की अलग अलग भाषा हम क्या जाने, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं वीट को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली तुम लोग जानते हो जैसे कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बना दिए पेस्टिसाइड्स, है ना। वैसे वीड को कंट्रोल करने के लिए बना दिए जाते हैं वीडिसाइड्स, है ना। बस वीड लगा के आगे आई साइड वाई साइड जो लगाना है तुम लोग लगा लो, ठीक है। बेसिकली इसका यही नुस्खा है। आगे हम लोग देखें तो वीडिसाइड्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और तुम लोग इसके लिए बेसिकली पिछली क्लास में जब हमने सब 8th में जब मैंने इसको पढ़ाया था, इसमें पिछले चैप्टर में भी था ये, पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी था ये। एक ऐसा करके ना एक आती है, इसकी मदद से काटा जाता है, तुम लोग ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, मैंने बेसिकली कुछ और ही बना दिया यहाँ पर, है ना। ऐसे करके एक आती है चीज़, है ना, उसकी मदद से काटा जाता है। बेसिकली अगर तुम लोग कहीं वहाँ पर काम करते हो खेतों में तुम्हें पता होगा, बट मेरे को नहीं पता बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा कुछ। इंसेक्ट पेस्ट। अब इंसेक्ट के लिए भी कुछ पेस्ट यूज़ करने, इंसेक्ट पेस्ट कौन से होते हैं, है ना। कि अब पेस्ट हम लोग उन्हीं को कहते हैं जो ख़राब करते हैं हमारी प्लांट को। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पेस्ट इंसेक्ट बेसिकली होते हैं, उनको हम लोग इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। बेसिकली 3 वेज में ये लोग करते हैं। पहला, दे कट द रूट स्टेम एंड लीव्स, या तो वो रूट स्टेम या लीव्स को काट देंगे।
तीसरा दे सक द सेल सैप, बल्कि हम लोगों ने 8th में पढ़ा था कैसे कि सेल के अंदर सैप कि सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल सैप में कन्वर्ट है ना, उनको ये खींच लेते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। बेसिकली वो स्टेम और फ्रूट्स के अंदर उसको खा के अंदर चले जाता है। लाइक इतनी बड़ी स्टेम है तो यहाँ पर बेसिकली अपना बसेरा बना लेंगे एंड दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड उनकी हील्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली इन 3 तरीके से वो करते हैं, है ना। अब आता है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट दीज पेस्ट इंक्लूड। कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स है? द यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़। बेसिकली तुम लोग ऐसे ही प्लांट्स ले लो जिनके ऊपर ये पेस्ट लग ही ना सके। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था क्यों कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करते हैं अफेक्ट, वो है सारे ये। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, जैसे कि हमने बताया कि अगर एक पेड़ पे लग गए, अगर एक क्रॉप पे लग गई तो दूसरा क्रॉप सेफ रहेगा, है ना, ये कर सकते हो। और समर फ्लगिंग, इन दिस मेथड fields are plugged deep in summers to destroy both pest and well as weeds। बेसिकली ये वीड्स और पेस्ट आते कहाँ से हैं? तो हमारे सॉइल के अंदर ना कुछ ऐसे कीड़े से रहते हैं, है ना, वो बाहर आ जाते हैं जब प्लांट उगते हैं उस टाइम पे, तो फिर खाते हैं लोग। अगर तुम्हें इसको निकालना है तो तुम लोग पहले बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, समर में ही ट्रैक्टर की मदद से बहुत ज़्यादा फ्लगिंग कर देते हैं, मतलब कि मिट्टी को इतना ज़्यादा लूज़ कर देते हैं अंदर तक कि उसके अंदर जितने कीड़े वगैरह होंगे और जितने भी वीड्स की रूट्स फंसी होंगी वो सारी निकल जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे धूप के कारण। तो बेसिकली आज के लिए चैप्टर इतना ही, देखते हैं आगे की वीडियो में, क्योंकि वरना तो बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर। भी बेसिकली 20 मिनट की वीडियो और बन सकती है इस पर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अभी तक पसंद आई होगी। तो टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।